गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में कुछ आपको इंट्रोडक्शन बताए थे। तो हमारा जो टॉपिक है उसको पहले लिखते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये मेरा लेक्चर नंबर 12 है और यूनिट का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, क्लास 11 फिजिक्स। तो हम पिछले क्लास में एक फिगर बनाए थे, उस फिगर को हम फिर से ड्रॉ करते हैं। देखिए, दो एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पर ओरिजिन है। वेरिएबल फोर्स में हम लोग कुछ ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह का बनता है, और ये शुरू का जो पोजीशन है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स आई को डिनोट करता है, और ये फाइनल जो पोजीशन है ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट एक्स एफ को डिनोट करता है। इधर वाई एक्सिस में हम लोगों ने वेरिएबल फोर्स एफ एक्स को लिया है, और इधर डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स के रूप में है, एक्स एक्सिस में। तो ये फिगर हम लोगों ने पिछले क्लास में बनाया था। अब हम लोगों को फाइंड करना है वेरिएबल फोर्स। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रिप बनाएंगे। स्ट्रिप यानी कि एक छोटा सा भाग हम लोग इस पोर्शन का लेंगे, और उस पोर्शन को हम लोग पहले लिख के बाद में और बहुत सारे पोर्शंस को ऐड कर देंगे। तो इस पूरे एरिया का ग्राफ हमको एरिया निकल जाएगा इस फिगर का, और वही एरिया जो होगा इक्वल होगा वर्क डन के, और वही वर्क डन हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स लिखते हैं। टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स Fx, ठीक है, यही है वेरिएबल फोर्स Fx। देखिए ध्यान से फिगर में, टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन xi टू फाइनल पोजीशन xf, इनिशियल, और ये हो गया आपका फाइनल। वी डिवाइड, डिवाइड का मतलब हम लोग इसको बांटते हैं किसमें, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है यहां से यहां तक, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इनटू नंबर ऑफ, बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स ऑफ इंटरवल उसको बोला जाता है, और जिसका विड्थ होगा यानी कि चौड़ाई जो होगा वो डेल्टा एक्स हम लोग लेंगे। स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स, स्मॉल इंटरवल्स ऑफ विड्थ डेल्टा एक्स। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, टू कैलकुलेट द, मतलब कि गणना करने के लिए, किसकी गणना, वर्क डन, किसके द्वारा, वेरिएबल फोर्स के द्वारा। टू डिस्प्लेस द बॉडी, बॉडी को डिस्प्लेस करने में, कहां से, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन xi यहां से, टू फाइनल पोजीशन xf। ठीक है, हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए यानी कि बांट दिए। किसको बांटे, टोटल डिस्प्लेसमेंट को, यहां से यहां तक के भाग को, टोटल डिस्प्लेसमेंट को। किसका डिस्प्लेसमेंट, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। किसमें बांटे, नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल्स, बहुत सारे स्मॉल इंटरवल्स में, और जिसका विड्थ कितना लिया गया है, डेल्टा एक्स। तो जब हम लोग उसको बांट देंगे तो उसका फिगर कुछ दूसरा चेंज हो जाएगा। चलिए उसको हम फिर से बनाते हैं। यही फिगर रहेगा, इसमें हम लोग नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जब लगा देंगे, इस तरह का एक स्ट्रिप हम ले लेते हैं। देखिए ये रहेगा, ये होगा। अब हम लोग इसका एरिया के रूप निकालना होगा, जिसको नाम देना पड़ेगा ए बी सी, और इसका नाम हम दे दी। अब देख रहे हैं ये रेक्टेंगल बन गया ए बी सी डी, और इसका जो विड्थ हो गया, यही विड्थ यहाँ पर मिल जाएगा डेल्टा एक्स। ये यहाँ से इतना दूर का जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स हो जाएगा। बाकी सारा फिगर वही रहेगा। अब इस फिगर में किस चीज से किसको डिनोट किया गया है वो हमको लिखना जरूरी है, उसको हम चलिए लिख लेते हैं। Here fx क्या है, वेरिएबल फोर्स है,
ठीक है, ये देख रहे हैं आप, एफ एक्स यहाँ वेरिएबल फोर्स हो गया। डेल्टा एक्स स्मॉल इंटरवल, डेल्टा एक्स क्या है? स्मॉल इंटरवल, छोटा सा इंटरवल, अंतराल जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं। उसके बाद है डेल्टा डब्ल्यू, अगर लिखना चाहे तो हो जाएगा स्मॉल वर्क डन। इस वर्क डन की बात यहाँ पर इसीलिए हो रही है क्योंकि हम देख रहे हैं जब बॉडी में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर वर्क डन भी होगा, और इसीलिए हम उसको डिनोट किए हैं डेल्टा डब्ल्यू से। डी डब्ल्यू से भी डिनोट किया जा सकता है। तो जब हमको तीनों चीज पता है तो हम वर्क डन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? सो वी कैन राइट डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इस तरह से लिखेंगे। देखिए ध्यान से, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स क्या है? इस रेक्टेंगल का एरिया है। तो हम लिखेंगे इसको कि ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मींस आयत। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है ये स्मॉल इंटरवल लिया गया छोटा सा, तो ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ये सीधा हो जाता है लगभग, तो ये ऐसे बना हुआ है ए बी सी और, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी, ठीक है। तो अब हम एक को निकाले, यहाँ पर स्मॉल रेक्टेंगल था, छोटा सा एक स्ट्रिप था, उसका एरिया निकाल लिए। जब हम लोग को टोटल वर्क निकालना होगा तो हम लोग को क्या करेंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्क को हम लोग ऐड कर देंगे, या हम बोल सकते हैं इसको हम समेशन कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। आइए देखते हैं किस तरह से जोड़ा जाता है। हम लिखेंगे सो द टोटल वर्क डन W बाय द फोर्स, सो द टोटल वर्क डन W बाय द फोर्स, फोर्स के द्वारा जो टोटल वर्क डन हो रहा है W, कब? व्हेन जब बॉडी डिस्प्लेस हो गया इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर, व्हेन बॉडी displaced from xi to xf, यानी इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक, ठीक है। गिवन बाय टोटल वर्क डन W फोर्स के द्वारा, कब? जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो अपना स्थान को परिवर्तन कर लिया, कहां से? इनिशियल पोजीशन से कहां तक? फाइनल पोजीशन तक। उस तरह का जो वर्क डन होगा, हम बताएं कि हमको सारे स्ट्रिप्स को ऐड करना होगा। स्मॉल वर्क डन जो एक निकाले थे उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू समेशन डेल्टा W, ये लिखेंगे। ये डेल्टा W क्या है? एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स बिटवीन, जितना दूर का एरिया है, लिखेंगे एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स बिटवीन इनिशियल पोजीशन xi एंड फाइनल पोजीशन x, ठीक है। कहां से? इनिशियल से लेकर फाइनल तक। सो इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखना हो, इस समेशन को, हम बताए हैं आपको कि हम लोग और ऐड कैसे करते हैं। हम लोग कैलकुलस के इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा इसको ऐड कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं और we can write it in another form। कैसे? अनदर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग बताएं, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। लिखेंगे W बराबर इंटीग्रेशन का साइन, इनिशियल से लेकर कहां तक? फाइनल। xi हमारा इनिशियल था और xf हमारा फाइनल है, और जो है डेल्टा W का वैल्यू fx into dx लिख सकते हैं स्मॉल। अब ये जो होगा, यही जो निकला हमारा इंटीग्रेशन, ये एरिया फिर से निकल जाएगा कर्व का बिटवीन xi एंड xf, इसको हम लिख सकते हैं बराबर, ये किसके हैं? एरिया ऑफ द कर्व
बिटवीन एक्स आई एंड एक्स एफ। यहाँ तक का ये एरिया है। तो हम लोग इसको अपने वर्ड्स में फाइनली लिख सकते हैं कि जो वर्क डन होता है फोर्स के द्वारा वो इक्वल होता है एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। उसको फाइनली लिखते हैं। और वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि बताइए एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन को फिर एक बार ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उस कंडीशन में जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर आपका आंसर होगा ये जो एरिया है वो वर्क डन को ही रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग बॉक्स में लिख देते हैं। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है या इसको बोल सकते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स का जो हम लोग चैप्टर भी पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी पावर, इसमें हमें दो तरह के फोर्स के बारे में पढ़ना है। पहला जो फोर्स है उसका नाम है कंजर्वेटिव फोर्स और जो दूसरा फोर्स है उसका नाम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान से सुनिए, पहला फोर्स का नाम है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा फोर्स का नाम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहले इसको लिखते हैं फिर हम आपको उसको समझाएंगे। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। लिखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस which are given below। पहला का नाम है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा का नाम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए फोर्स का हिंदी आप समझते हैं बल। कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब है संरक्षित, या उसको हम लोग आसान शब्दों में सुरक्षित भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया संरक्षित बल और ये नॉन कंजर्वेटिव यानी कि उसका उल्टा असंरक्षित बल। दो तरह के फोर्स हमको पढ़ना है। अब हम लोग वन बाय वन इनका डिटेल्स देखते हैं कि किसको बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स और किसको बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए इसको पहले शुरू करते हैं। डिटेल्स, पहला नंबर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, देखते हैं हम लोग किसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। आप पहले एग्जांपल को समझिए ध्यान से। मान लीजिए एक पेन मेरे हाथ पर रखा गया, ठीक है, हमको इस पेन को उठाकर इस पोजीशन तक लाना है। एक पेन है या कोई भी बॉडी है किसी सरफेस पर रखी गई है, हमको फोर्स लगाकर उस बॉडी को किसी सर्टेन हाइट तक ले जाना है। फिगर भी हम इसका आगे अभी डिटेल में बनाएंगे। तो इस बॉडी को इस पोजीशन से यानी इनिशियल पोजीशन से इसके डेस्टिनेशन तक यानी कि फाइनल पोजीशन तक ले जाने के लिए हमारे पास दो रास्ता है। पहला रास्ता, हम इसको उठाकर सीधा यहाँ तक ले गए। ये बॉडी पहले इनिशियल पोजीशन में थी, अब ये फाइनल पोजीशन पर पहुंच गई। पहला रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है कि हम इस बॉडी को पहले थोड़ा सा उठाएंगे, फिर थोड़ा इधर ले जाएंगे, फिर थोड़ा ऊपर ले गए और फिर यहाँ पर हम ले गए। देखिए ध्यान से, दो रास्ता हमारे पास है। पहला, हम बॉडी को पहले सीधा ऊपर उठाएं। दूसरा, हम बॉडी को पहले थोड़ा सा उठाएं, फिर इधर किए,
फिर थोड़ा ऊपर किए और फिर फाइनली हम इसको यहाँ पर अपने जगह पर जहाँ इसको जाना था वहाँ तक ले गए। तो आप देख रहे हैं कि बॉडी को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए दो रास्ता हमारे पास है, दोनों ही बार में हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, तभी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ऐसा फोर्स को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स, जो रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो रास्ता है सीधा, और ये एक ऐसे घुमावदार रास्ता बोल सकते हैं। तो दोनों ही रास्ता में हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए। तो ऐसे फोर्स को जो रास्ता पर पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, उस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर कैसे डिपेंड नहीं करता है वो अभी हम प्रूफ करके देखेंगे। हम लोग चेक करेंगे कि जब हम बॉडी को सीधा उठाते हैं, यहाँ से ऊपर ले जाते हैं स्ट्रेट पाथ से, तो कितना वर्क डन होता है, और दूसरा जब हम लोग इस बॉडी को घुमा कर ऐसे ले जा रहे हैं तो उस समय कितना वर्क डन होता है। अगर दोनों ही कंडीशन में वर्क डन इक्वल आता है तो हम निष्कर्ष के तौर पर ये बोल सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में एक ही जैसा फोर्स लगा। तो हम और ये बता सकते हैं कि जब दोनों ही कंडीशन में एक जैसा फोर्स लगता है तो वर्क डन जो होगा या जो फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो रास्ता पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो रास्ता से स्वतंत्र है। चलिए हम लोग इसको डेफिनेशन को पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं कि आखिर वास्तव में दोनों ही रास्ता में एक जैसा वर्क होता है या एक जैसा वर्क नहीं होता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं पहले, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहां पर इसको नेक्स्ट इधर पेज पे लिखते हैं इस तरफ, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन by or against force depends on the initial position and final position, but does not depend on the path followed by body, then such type of force is called, कौन सा फोर्स बोलेंगे उसको, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। फिर से हम देखते हैं एक बार, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर कार्य की मात्रा बाई और अगेंस्ट फोर्स, फोर्स के द्वारा या उसके विरोध में डिपेंड निर्भर करता है किस पर, इनिशियल पोजीशन प्रारंभिक अवस्था एंड फाइनल पोजीशन अंतिम अवस्था, बट परंतु डज नॉट नहीं डिपेंड करता है किस पर, पाथ फॉलोड, जिस रास्ता को फॉलो किया गया, अनुसरण किया गया, किसके द्वारा, बॉडी के द्वारा, देन तब सच टाइप ऑफ फोर्स, उस तरह के फोर्स को बोला जाता है, कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब हम लोग इसका फिगर बनाएंगे और इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उसके पहले हम इसका एग्जांपल आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स,